आज हम बात करना चाहेंगे देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके ऊपर। इधर हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार एक नई भूमिका में आ गए हैं जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा है। और वो ये है कि उन्होंने बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई ही है। उसके बाद वो दिल्ली आके उसके पहले के चंद्रशेखर राव पटना गए, उन्होंने संयुक्त प्रेस वार्ता की जिसमें कहा कि वो सारे विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में वो राहुल गांधी से मिलते हैं, वहां पे शरद पवार से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं और मुलायम सिंह से मिलते हैं। तो ये एक बड़ी रोचक प्रक्रिया है क्योंकि नीतीश कुमार निकले हैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से। जयप्रकाश जी ने 77 में इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ विपक्षी नेताओं को लामबंद किया था, जिसमें कि उस समय जो भारतीय जनसंघ था उसके भी नेता लोग थे और एक मजबूत ऐसा गठबंधन बनाया था जनता पार्टी के नाम पे, जिसने चुनाव में इंदिरा गांधी को शिकस्त दी और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस की सरकार। उस समय लोग इंदिरा गांधी की तानाशाही से परेशान थे और इस समय लोग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के शासन से परेशान है। बात तो भारतीय जनता पार्टी देश को एक करने की करती है, देश को मजबूत बनाने की करती है, लेकिन उसकी जो राजनीति है उसने लगभग देश को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक जो उनके समर्थक हैं उसमें कट्टर समर्थक भी शामिल हैं और दूसरे जो उनके विरोधी हैं। और अब लगभग राजनीतिक रूप से लाइनें खिंच गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगभग अकेले रह गई है, कुछ उसके सहयोगी दल जरूर हैं जैसे कि बीजू जनता दल है और पूर्वोत्तर भारत के कुछ दल हैं छोटे छोटे, लेकिन ज्यादातर जो दल हैं वो अब उसके खिलाफ। और इसमें वो भी दल शामिल हैं जिनका कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था और अब वो छोड़ के विपक्ष के खेमे में आ गए हैं, जिसमें नीतीश कुमार खुद हैं और महाराष्ट्र में शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे के साथ जो शिवसेना है। हालांकि उनकी पार्टी से एक हिस्सा टूट के वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके वहां सरकार चला रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने अपनी भूमिका तय नहीं की है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ को छोड़ दिया, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि अगर अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है पंजाब के अंदर तो आप किसान आंदोलन का विरोध करके तो नहीं कर सकते। या अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ देखेंगे जिसने किसान आंदोलन के खिलाफ एक भूमिका ली थी, क्योंकि 3 जो कानून बनाए थे वो कहने के लिए किसानों के नाम पे कानून थे, लेकिन असल में वो थे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले। ये बात किसान अच्छी तरह से समझ गया था, इसीलिए वो दिल्ली को चारों तरफ से घेर के 13 महीने तक धरने पे बैठा रहा और जबरदस्त विरोध पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर इस सरकार का हुआ। और यही कारण था कि बादल परिवार ने यह तय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। तो देश लगभग विभाजित है, राजनीतिक एक रेखा खिंच गई है। एक तरफ भाजपा समर्थक है, एक तरफ भाजपा विरोधी है और लगभग वो स्थिति बन रही है जो 1977 में थी,
जिसमें जयप्रकाश नारायण ने सारे विपक्ष को एकजुट किया था। ये एक इत्तेफाक ही है कि नीतीश कुमार उस आंदोलन से निकले, उसी आंदोलन से लालू प्रसाद यादव भी निकले। और मजेदार बात यह है कि उसी आंदोलन से, हालांकि उस समय उनको कोई नहीं जानता था जिस रूप में लालू और नीतीश और रामविलास पासवान और शरद यादव को लोगों ने जाना। नरेंद्र मोदी भी उसी आंदोलन की उपज है, लेकिन नीतीश कुमार सक्रिय भूमिका में है और वो काम कर रहे हैं जो जेपी ने 1977 में किया। फर्क सिर्फ इतना है कि जयप्रकाश नारायण ने पूरी जिंदगी कोई चुनाव नहीं लड़ा और न किसी पद के आकांक्षी थे। जवाहरलाल नेहरू उनको भारत का उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पूरा देश ये मानता था कि जयप्रकाश के बाद सबसे काबिल व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है वो जयप्रकाश नारायण है, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कभी भी अपने आप को उस भूमिका में नहीं देखा। और एक समय ऐसा भी आया कि राजनीति से मोहभंग हो गया और वो पूरी तरह से विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हो गए और लगभग वो सेवानिवृत्त हो गए थे सार्वजनिक जीवन से जब उनको दोबारा इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया। तो ये एक परिस्थिति देश के अंदर बन रही है और आम जनता के लिए जो इस सरकार की नीतियों से परेशान है, त्रस्त है, क्योंकि ये सबको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा संविधान संकट में है। हमारी जो मौलिक आजादी है, मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, हमारी जो अन्य अधिकार हैं, बैठक करने के, संगठन बनाने के, एक जगह से दूसरे जगह जाने के, ये सारे मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हैं और लोगों को तरह तरह से उनके खिलाफ मुकदमे करके, उनको जेल में डाल के, उनको और तरीके से प्रतिबंधित करके, यदि वो नौकरी में है, किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है तो उनको नौकरी से निकाला जा रहा है और ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ न बोल सके, न कर सके, न लिख सके। पत्रकार जो बड़े बड़े हैं, जो सरकार की आलोचना करते थे, वो लगभग सब बड़े संचार समूहों से बाहर हैं, अपने अपने पोर्टल वो चला रहे हैं और किसी तरह से वो बाजार में टिके हुए हैं। नहीं तो काफी लोगों के लिए अब आजीविका का संकट भी इस सरकार के समय खड़ा हो गया है। एक व्यापक संकट तो है ही, क्योंकि नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, फिर कोरोना की मार से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो लोग परेशान हैं। और उसमें खास करके वो लोग जो इस सरकार की नीतियों के विरोधी हैं, जिनको निशाने पे लिया गया है। तो नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है और आपातकाल भले ही घोषित न किया गया हो, लेकिन अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है और सरकार अपने साथ जो लोग हैं उनके अपराधों को तो नजरअंदाज कर रही है। जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, 4 किसान मारे गए, एक पत्रकार मारा गया। उसके बावजूद अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री बने हुए हैं। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया है और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे वैसे लोग जेल के अंदर हैं, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं, आरपी श्री कुमार और संजीव भट्ट। कश्मीर का क्या हाल हुआ है हम देख ही रहे हैं। बताया ये गया था कि 370 धारा को हल्का करके वहां पे आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। आतंकवाद तो खत्म हुआ नहीं और 2019 के बाद से, जब से फैसला लागू हुआ है, अभी तक वहां चुनाव ही नहीं हुए।
और एक उपराज्यपाल के माध्यम से जो बाहर का व्यक्ति है उस राज्य को संचालित किया जा रहा है। अब तो वो राज्य भी नहीं रहा, वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इस समय इस देश में एक जरूरत महसूस की जा रही है कि जो लोग भी ये समझते हैं कि जो जो जिस पार्टी की सरकार इस समय केंद्र में है, जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो प्रेरणा देने का काम करता है भारतीय जनता पार्टी को, इनसे अगर आपको इस देश के लोकतंत्र को खतरा दिखाई पड़ रहा है, इस देश के संविधान को खतरा दिखाई पड़ रहा है, नागरिक अधिकारों को खतरा दिखाई पड़ रहा है, तो सबको साथ में आना चाहिए। क्योंकि बड़ी चालाकी से ये पार्टी विभिन्न राज्यों में विपक्ष के मतों को विभाजित करके चुनाव जीतती रही है। जहां चुनाव ये सीधे नहीं जीत पाती है, विपक्ष के विधायकों को खरीद लेती है, विपक्ष की सरकारों को गिरा देती है, अपनी सरकार बना लेती है। तो इस तरह से सारे हथकंडे अपना के इसने देश के ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकारें बनाई हैं या फिर गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। लेकिन कुल मिला के इनकी नीतियों से ऐसा समझ में आता है कि लोग परेशान हैं और इसीलिए ये दिखाई पड़ रहा है कि विपक्षी एकता की बात की जा रही है। तो ये इस देश की जनता को तय करना है अब कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन अच्छा है, मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उसके हितैषी है, या फिर अगर उसको लगता है कि ये सरकार उसके लिए ठीक नहीं है, इसकी वजह से कई समस्याएं खड़ी हुई है, मोदी जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं वो लोकतंत्र से दूर ले जा रहे हैं, समाजवाद से दूर ले जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता से दूर ले जा रहे हैं, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से दूर ले जा रहे हैं, न्याय, बराबरी, बंधुत्व जैसे मूल्यों से दूर ले जा रहे हैं, तो इस देश की जनता को भी अपना फैसला करना पड़ेगा, जैसे कि 1979 में उसने किया था जब उसने इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हराया। तो ये तो आने वाले दिन ही तय करेंगे कि देश की राजनीति की दिशा क्या होगी, लेकिन ये तो तय है कि देश की राजनीति इस समय फिर एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे है जैसे 1977 में थी। धन्यवाद।